नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने कुछ समय पहले बताया था कि हम बहुत जल्द जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो बायोलॉजी है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसी की जो एक वीडियो है, जो उसका एक टॉपिक है, उसे लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए आज हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप ये साथ बनाए रखना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखना, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करना। हम धीरे धीरे करते हुए पूरा कोर्स कर लेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कॉमन टॉपिक आपके होंगे उनको हम पहले एक साथ करेंगे। फिर जो टॉपिक आपके सेपरेट हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड में हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उन्हीं में जो सबसे पहले एक टॉपिक निकल के आता है वो है आपका प्लांट एनाटॉमी का, यानी कि जो पादप शारीरिकी से संबंधित टॉपिक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की, हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि एक बार में ही दो काम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने लिखा है प्लांट एनाटॉमी, तो उसी तरीके से कुछ और भी हमारी जो बायोलॉजी की टर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे एनाटॉमी है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है। अब ये मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। क्या होता है? आकारिकी। आकारिकी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? केवल बाह्य संरचनाओं का। बाह्य संरचनाओं का, जो एक्सटर्नल जो इसकी संरचना होंगी उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शारीरिकी। अब इस शारीरिकी में क्या करते हैं हम? आंतरिक संरचनाओं का, आंतरिक संरचनाओं या संगठनों का जो अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो दोनों शाखाएं आपको क्लियर हुई। एक शाखा आती है इसकी फिजियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं कार्यकी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी अंदर कार्य हो रहे हैं, जो हमारे तंत्र हैं, हमारे अंग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में, जैसे पाचन तंत्र हुआ, ठीक है, हमारा उत्सर्जन तंत्र हुआ, ये सब कार्यकी के अंदर, जो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं। और जब प्लांट की बात करेंगे हम, यानी कि पादपों की बात करेंगे, तो उसके अंदर जैसे पादप के अंदर होने वाले जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, उत्सर्जन की जो क्रिया है, उन सभी को हम किस में पढ़ते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में, यानी कि पादप की शारीरिकी के बारे में। और शारीरिकी से आपको पता है कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इसकी आंतरिक संरचनाओं की। तो आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंदर की तरफ जो संरचनाएं, उनका निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए कि आपको पता है कि सबसे छोटी हमारे शरीर की या जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? हमारी कोशिका होती है, सेल होती है। ये जो सेल होती है, इससे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी अब ऊतक हम सभी कोशिकाओं के जो समूह को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं? समान कार्य, यानी कि समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली जो कोशिकाओं के समूह होंगे उनको हम ऊतक कहते हैं। यहां पे लिखता हूं कि समान उत्पत्ति, कार्य व संरचना, जिसमें भी जो उत्पत्ति है वो मेन है कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, चाहे कार्य समान हो या ना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें इसके अंदर काम करती हैं। तो जिनकी उत्पत्ति समान होगी, कार्य समान होगी, संरचना समान होगी, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और इन्हीं ऊतकों से जो मिलकर बनता है ऊतक
तंत्र बनता है और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है जो एनाटॉमी वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इसके आगे जब मैं बात करता हूं जो टिश्यू है इसके बारे में, जो एनाटॉमी है, जो टिश्यू है, इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी की बात करें, देखिए जो प्लांट टिश्यू शब्द है, ये शब्द दिया सबसे पहले एन ग्रू। ये एक वैज्ञानिक हुए, कौन? एन ग्रू। इन्होंने दिया प्लांट टिश्यू शब्द। इसके अलावा जो प्लांट एनाटॉमी है इसके बारे में भी सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक भी यही हुए। इसीलिए फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी यह भी किसे कहा जाता है? एन ग्रू को ही कहा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी किसे कहा जाता है? एन ग्रू को। इसके अलावा अगर एक और याद करें कि जो एनिमल टिश्यू जो शब्द है ये किसने दिया? तो ये दिया था बाइकॉट ने। बाइकॉट, इन्होंने ये शब्द दिया। तो अब आपके सामने 3 नाम आए जिन्हें हमें याद रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हो गए? कि जो प्लांट टिश्यू शब्द है वो किसने दिया है? वो दिया है एन ग्रू ने। इसके अलावा फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी वो किसे कहा जाता है? वो भी कहा जाता है एन ग्रू को कहा जाता है। तथा एनिमल जो टिश्यू शब्द है वो किसने दिया है? वो दिया है बाइकॉट ने। तो इस तरीके से ये 3 आपको वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। अब ये देखिए बार बार जो शब्द आ रहा है टिश्यू, या जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में इन ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ओतिकी। क्या कहते हैं इसे? ओतिकी या हिस्टोलॉजी। जैसे साइटोलॉजी होता है, जैसे हमने अभी फिजियोलॉजी पढ़ा, हमने एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये भी नाम पढ़े। उसी तरीके से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब जब ऊतक की बात आई है तो इन ऊतक को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है और यहीं से हमारा ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इन ऊतकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इन्हें कौन कौन से भाग में बांटा गया है या कौन कौन से नाम दिए गए हैं वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो कि जो ये ऊतक शब्द है, ठीक है, इस ऊतक को एक वैज्ञानिक हुए नगेली। कौन हुए? नगेली। इन्होंने 2 भागों में बांटा। ठीक है, 2 भागों में बांटा और 2 भाग कौन कौन से? पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम कहते हैं विभजोतक ऊतक। ठीक है, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू या जिसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। 2 भागों में बांटा गया है ऊतक को, 2 भागों में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं जो परमानेंट टिश्यू। तो आज हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिसे हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। जो विभजोतक होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी जैसे जो आपकी किताबें हैं
उनको हमने छांटा है, उनके अंदर से जो जितने भी ये चैप्टर हैं, जितनी भी चीज़ें निकल सकती हैं अच्छी अच्छी, उनको मैंने समराइज़ किया है और समराइज़ करके आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। अब आप इन्हें नोट करते जाएं या फिर आप ये कर सकते हैं, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इन चीज़ों का जो स्क्रीनशॉट है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या आपको इनकी जो फोटो है या इनकी जो PDF जो भी होगी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप इसका भी। देखिए अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जो विभजोतक होते हैं उनके बारे में। और इसी तरीके से जैसे हम अभी विभजोतक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे चल के इसको जो स्थायी ऊतक हैं, जो परमानेंट टिश्यू है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर के एक एक बात को हम कंप्लीट करते जाएंगे और आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम कह रहे हैं क्या? विभजोतक, विभजोतकी ऊतक। देखिए सबसे पहले जो ये नाम है विभजोतक, जो नाम है वो कहां से आया है? तो जो मेरिस्टेम में ये नाम दिया गया है, ये मेरिस्टो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मेरिस्टोस, मेरिस्टोस। और इस मेरिस्टोस से आया है, जिसका अर्थ होता है विभाजन या डिवीजन। जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजन या डिवीजन। यानी आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा, यह पता लगता है कि ऐसे ऊतक जिनके अंदर कंटिन्यू विभाजन होगा, जैसे नाम है विभजोतक, यानी विभाजन करने योग्य जो होंगे, ऐसे ऊतक कि जिनके अंदर विभाजन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, ये जो कंटिन्यू विभाजन करते हैं, वो सब किसके अंदर लिखे जाते हैं? इसी में रखे जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो इन मेरिस्टेम जो टिश्यू हैं, जो विभजोतक ऊतक हैं, इनकी कुछ विशेषता होती हैं, जिनको आप एक एक करके समझते जाएं और नोट करते जाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इनके अंदर क्या होता है? विभाजन की क्षमता होती है। यानी ये जो ऊतक होते हैं, इनके अंदर बहुत अधिक विभाजन की क्षमता होती है, बार बार ये विभाजन करते रहते हैं। इसके अलावा इनको एक नाम दिया जाता है, ये अविभेदित ऊतक होते हैं। अब ये नाम आया है अविभेदित, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। समझने की कोशिश करना कि अविभाजित क्यों कहा? क्योंकि इनको अगर मैंने अविभाजित कहा, तो अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूंगा तो वो विभेदित होगा। अविभेदित इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसके बाद में प्रत्येक कोशिका को उसका कार्य, अलग अलग कार्य बांट दिया जाता है कि भाई आपका काम ये है। लेकिन जो मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं, जो ये विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको कोई भी कार्य बांटा नहीं जाता है, इनको विभेदित नहीं किया जाता है। जैसे मानो अपन कोई काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सभी को, जितने भी लोग हैं, सबको काम बांट रखा है कि भाई तेरा काम ये है और इस दूसरे व्यक्ति का काम ये है। तो उस तरीके से उनका काम निर्धारित कर दिया गया, यानी विभेदन कर दिया हमने उसके अंदर। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनका कोई विभेदन नहीं होता है, अनडिफरेंशिएट होती हैं, यानी अविभेदित होती हैं। जो ये ऊतक होते हैं अविभेदित होते हैं, इनका कोई कार्य बांटा नहीं जाता है और इसी वजह से इनके अंदर विभाजन कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि काम बढ़ता नहीं है और ये हमेशा विभाजन करते रहते हैं। इसके अलावा इनका जो कोशिका चक्र होता है वो गतिशील होता है। अब ये क्या होगा कि जो कोशिका चक्र है, देखिए कोशिका चक्र के बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जब हम सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, हम आपका जो यूनिट आएगी हम सेल बायोलॉजी वाली, उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका चक्र क्या होता है, तब आप अच्छे से समझना। अभी के लिए आप याद रखें कि जो कोशिका चक्र में आपने पढ़ा होगा G1S G2M, ये
4 अवस्थाएं आपने याद होंगी, G1, S, G2, M। तो इस तरीके से माइटोटिक फेज तक जाता है, G1 से स्टार्ट होता है और जो माइटोटिक फेज है वहां तक जाता है, जिसके अंदर G1 में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। जो S है वो सिंथेसिस होता है, जिसके अंदर संश्लेषण का काम होगा, सॉरी। तो इस तरीके से आगे माइटोटिक में विभाजन होगा। तो ये जो इसका कोशिका चक्र है वो गतिशील होता है, अर्थात क्या होता है कि G1 के बाद में S के बाद में G2, फिर M, और M के तुरंत बाद में वापस से क्या आ जाएगी, G1 आ जाएगी, और G1 के बाद में वापस से ये चक्र वापस चलता रहेगा। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। जबकि अगर हम स्थायी ऊतक की बात करते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, उन परमानेंट टिश्यू में G1 के बाद में S, G2 और M के बाद में वो G1 पर तो वापस आता है, समझना इस बात को। M के बाद में वो G1 पर वापस आएगा, लेकिन G1 के बाद में आगे वापस से S अवस्था में नहीं जा पाता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, G0 या G0, और यहां पर वो स्थायी हो जाता है, उसके अंदर विभाजन नहीं होता है। ये जब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, कोशिका चक्र इनका गतिशील होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। अपरिपक्व कोशिका, जो इनकी कोशिका होती है वो कैसी होती है, अपरिपक्व होती है। यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये परिपक्व हो जाती ही, विभेजित ही हो जाती, तो उसके बाद में तो इसके अंदर विभाजन ही नहीं होता। समझने वाली बात है ना, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको ये रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझना है, दिमाग में एक बार क्लियर करना है कि हाँ ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, भोजन का संग्रह नहीं, समझना इसे भी अभी समझाता हूं। इसके अलावा भोजन का संग्रह नहीं, यानी कि इसके अंदर रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत कम उपस्थित। समझो दोनों लाइनों को ध्यान से। मैंने बोला कि भोजन का संग्रह नहीं होता है। भोजन का संग्रह कब होगा, जब कोशिका में विभाजन हुआ। कोशिका में विभाजन होने के बाद में उसके अंदर वो भोजन का संग्रह इसीलिए करती है क्योंकि आगे जाके उसको कोई कार्य बांटा जाएगा, उस कार्य को करने में उसको वहां पर एनर्जी चाहिएगी, तो वो भोजन का संग्रह करती है। लेकिन क्या इनके अंदर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो जब नहीं होगा इसका मतलब भोजन का ये संग्रह भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर तो कंटिन्यू विभाजन ही चलता रहता है, तो भोजन संग्रह करने की तो कोई स्थिति नहीं बनती है। नेक्स्ट, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होंगी। जब रिक्तिका नहीं है इनके अंदर, अगर या तो नहीं होंगी और होंगी तो बहुत कम और छोटी हो सकती है, तो इस वजह से वहां पर भोजन का संग्रह नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इधर लिखता हूं मैं, जो इसके अलावा की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यहां तक हो गया कि भोजन का संग्रह नहीं होगा और जो कोशिकाएं हैं वो उनके अंदर रिक्तिकाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट जो होता है पॉइंट, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो अंतराकोशिकीय जो स्थान है इनका, ध्यान से समझना, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतराकोशिकीय का मतलब हो गया सेलुलर स्पेस। जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कोशिकाओं के बीच में जो जगह है, यानी ये जो कोशिकाएं हैं आपस में बिल्कुल सटी हुई होती हैं, इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, इनके अंदर कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट है जो इनका केंद्रक होगा, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। इनकी जो साइज है वो बड़ी होती है केंद्रक की। अब इसकी भी क्या वजह हो सकती है वो देखिए। अगर इनकी केंद्रक की साइज बड़ी है तो इसका मतलब जो परमानेंट टिश्यू होगा, जो स्थायी ऊतक होगा, उसका जो केंद्रक है वो कैसा होगा, वो छोटा होगा। अब इसका केंद्रक बड़ा क्यों होता है, समझो इस बात को भी, सब इन्हीं से रिलेटेड हैं, सिर्फ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, जब ये कोशिकाएं कंटिन्यू विभाजन कर रही हैं
ठीक है। तो जब जितनी बार विभाजन हो रहा है उसका कंट्रोल भी तो उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है जो कोशिका है उसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? केंद्रक के पास है, उसका मस्तिष्क है वो एक तरीके से, ठीक है। तो जब ये बड़ा होगा, विकसित होगा, तो उसका कंट्रोल उतना ही अच्छा कर पाएगा। तो ज्यादा विभाजन हो रहा है इसीलिए इसके अंदर केंद्रक का साइज भी बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कोशिका विभाजन में दो क्रियाएं होती हैं, एक केंद्रक विभाजन होता है, फिर उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ये जब हम वो पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना आपको ये पूरा। तो यहां पर क्या हो गया कि जो केंद्रक है उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट, जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है वो कैसा होता है? सघन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकांग है, कोशिका अंगक है, वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो अधिक होती है। ये मैं लिख देता हूं क्योंकि कोशिका जो अंगक हैं अधिक पाए जाते हैं, या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ज्यादा संख्या में होंगे, विभाजन बार बार हो रहा है, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसी वजह से जो कोशिका अंगक हैं, कोशिका की जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इनकी संख्या भी क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो लक्षण थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, विभजोतक ऊतक के, ये मैंने आपको बताए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इनको रटना नहीं है, समझने वाली बात है केवल। एक बार वापस से देख लेना कि जो विभजोतक ऊतक है उसके अंदर क्या क्या लक्षण होंगे कि विभाजन की क्षमता होगी, समझ में आ गया। अविभेदित होंगे, और क्यों होंगे अविभेदित? अनडिफरेंशिएट, क्योंकि इनके अंदर कोई कार्य का विभाजन नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू विभाजन कर रहे हैं, ये कंटिन्यू खुद डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनके अंदर क्या होगा कि कोई कार्य बढ़ता नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या होते हैं? अविभेदित होते हैं। परमानेंट टिश्यू की जब बात करेंगे तो वो कैसे होंगे? विभेदित होंगे, ठीक है। कोशिका चक्र है वो कैसा होता है? गतिशील होता है, जो अभी मैंने बताया आपको, वही G1 S G2 और M के बाद में वापस से G1 से वापस से वही क्रिया, वापस से G1, कंटिन्यू चलता रहता है, ये तो गतिशील रहता है। अपरिपक्व कोशिकाओं से बना होगा, क्योंकि अगर परिपक्व हो जाएंगी तो वो तो अस्थायी हो जाएंगी, इसलिए कोशिका कैसी होंगी? अपरिपक्व होंगी। नेक्स्ट, भोजन का संग्रह नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू विभाजन हो रहा है, भोजन के संग्रह की आवश्यकता है नहीं। रिक्तिकाएं अनुपस्थित, या अगर हैं तो वो कैसी होंगी? छोटी होंगी। साथ में अंतराकोशिकीय जो स्थान है वो नहीं पाया जाता है, सेल्स हैं वो बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। केंद्रक है वो बड़ा होता है, समझ में आ गया आपको। कोशिका द्रव्य है वो सघन होता है, क्योंकि जो अंगक है कोशिका के या माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट लक्षण थे। अब इसके बाद में जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, या जिसे हम कह रहे हैं विभजोतक है, इसको कई प्रकार से, ठीक है, इसकी संरचना के आधार पर, इसकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट डे कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसको जितना जो आज मैंने बताया है, इसके लिए आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि इसका या तो स्क्रीनशॉट ही ले लें, पीडीएफ भी अगर मैं तैयार नहीं कर पाता हूं तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलें और साथ में इसे नोट डाउन करते चलें। आपका कोर्स पूरा करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ बने रहना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके अपना कोई सवाल हो जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।